मध्य प्रदेश की टीम ने चमत्कार कर दिखाया। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में 41 बार की चैंपियन टीम को हराया। जी हां, इसे चमत्कार नहीं तो क्या कहेंगे कि 88 साल के रणजी ट्रॉफी इतिहास में जो 41 बार की चैंपियन टीम रही है, उसको सिर्फ उस टीम ने हरा दिया जो आज से पहले 88 साल के रणजी इतिहास में सिर्फ एक बार फाइनल में पहुंची थी। नाम है मध्य प्रदेश की टीम। इस बार न सिर्फ वो दूसरी बार फाइनल में पहुंची, बल्कि उस टीम को हराया, उस मुंबई की टीम को हराया जो कि बादशाह कही जाती है रणजी ट्रॉफी के इतिहास की। 41 बार की चैंपियन उस टीम को मध्य प्रदेश की टीम ने हरा दिया। यह ठीक वैसी ही जीत थी अगर क्रिकेट के टर्म्स में हम बात करें। आप 1983 की जीत को याद कर लीजिए, जब टीम इंडिया को अंडरडॉग माना जा रहा था। किसी को भी टूर्नामेंट से पहले यकीन नहीं था कि 1983 का वर्ल्ड कप कपिल देव एंड कंपनी जीत सकती है। कपिल देव ने वो करके दिखा दिया था। आज आदित्य ने वो करके दिखा दिया है जो एमपी के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। इसीलिए न सिर्फ आदित्य बल्कि उनके कोच चंद्रकांत पंडित, वो भी बहुत खुश हैं। पूरी टीम बहुत खुश है, और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि वो करके दिखा दिया है जो एमपी की कोई टीम आज तक नहीं कर पाई थी। चैंपियन बन गई है मध्य प्रदेश की टीम, पहली बार रणजी ट्रॉफी कप की। अगर मैच के सूरत हाल पर एक बार गौर करें तो सबसे पहले मुंबई ने बल्लेबाजी की थी और 374 पर मुंबई को एमपी की टीम ने ऑल आउट कर दिया था। शानदार गेंदबाजी की थी गौरव यादव ने, 4 विकेट उन्होंने लिए थे। अनुभव अग्रवाल ने 3 विकेट लिए थे और बड़ी शानदार गेंदबाजी हुई। उसके बाद एमपी के बल्लेबाजों को श्रेय जाता है। गजब की बल्लेबाजी उन्होंने की। यश दुबे ने 133 बना दिए, शुभम शर्मा ने 116 बना दिए, 122। रजत पाटीदार एमपी के सबसे बड़े बल्लेबाज, आईपीएल भी खेल चुके हैं, आरसीबी के भी बड़े भरोसेमंद बल्लेबाज अब हो गए हैं। उस बल्लेबाज ने अपनी स्टेट की टीम के लिए भी वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा वो आईपीएल में करता है। इन तीनों शतकों के बदौलत पहली ही पारी में बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी, 536 ठोक दिए थे। उसके बाद मुंबई की दूसरी पारी 269 रनों पर ऑल आउट हुई और कुछ खास कोई नहीं कर पाया। सरफराज ने 45 बनाए, पृथ्वी शॉ ने 44 बनाए। उसके अलावा बाकी कोई खास कंट्रीब्यूशन आया नहीं। और एक बार फिर से कुमार कार्तिकेय, बड़ी शानदार उन्होंने गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए। गौरव यादव ने 2 विकेट लिए, पार्थ साहनी ने 2 विकेट लिए। उसके बाद आखिरी पारी में, यानी कि अपनी दूसरी पारी में, एमपी की टीम 108 रन बनाकर, 4 विकेट ही उसके खोए थे और 108 रन बनाकर वो खेल रही थी और इस वजह से मैच ड्रॉ हो गया। और क्योंकि ये रणजी ट्रॉफी है, इसमें अगर आपकी दूसरी पारी में पूरे विकेट नहीं गिर पाते हैं और आपने पहली पारी में बढ़त ली हुई होती है तो आप जीत के हकदार होते हैं, आपको विजेता घोषित किया जाता है। इसलिए आदित्य श्रीवास्तव एंड कंपनी, आदित्य श्रीवास्तव कैप्टन है इस पूरी टीम के, आदित्य श्रीवास्तव एंड कंपनी ने वो करके दिखा दिया जो आज तक एमपी इतिहास में कोई नहीं कर पाया था। एमपी की टीम एक बार इससे पहले फाइनल में पहुंची थी 1998-99 में, तब उनको जिस कप्तान ने फाइनल में पहुंचाया था, आज वही कप्तान इस टीम का कोच है। नाम है चंद्रकांत पंडित। वो कह रहे हैं कि जो मेरा अधूरा सपना था, जो मैं नहीं पूरा कर पाया था, वो मेरी कोचिंग में पूरा हो गया है। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आपने एक फिल्मी कहानी देखी भी होगी, उसमें एक कोच, खास तौर से वो हॉकी पर बनी है, एक कोच, नाम दे देता हूँ, बता देता हूँ, चक दे इंडिया। ठीक वैसी ही कहानी है। उसमें जो कोच थे फाइनल नहीं जिता पाए थे अपनी टीम को, लेकिन फिर कोचिंग की और अपने उस सपने को जो अधूरा रह गया था एज अ प्लेयर, वो एज अ कोच पूरा किया। चंद्रकांत पंडित ने भी वही किया। चंद्रकांत पंडित ने 1998-99 में अपनी कप्तानी में एमपी को पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाया था, लेकिन तब एक टीस रह गई थी क्योंकि वो जीत नहीं पाए थे। वो टीस आज उन्होंने खत्म कर ली, अपनी कोचिंग में एमपी को चैंपियन बना दिया। इसीलिए कहानी फिल्मी आपको लग सकती है और फिल्मी है भी। ये जज्बे की कहानी है उन लड़कों की। आप सोचिए, जो लड़के खेल रहे थे उनके सामने मुंबई की टीम थी चैंपियन। देखते ही सबको लग जाए हम तो पहली बार खेल रहे हैं, तो 41 बार के चैंपियन खेल रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए खुद में सेल्फ बिलीव दिखाया और ये बता दिया कि आप, अगर आपके हौसले बड़े हैं, ऊंचे हैं और आपके अंदर दम है, आप किसी से डरते नहीं हैं, कुछ कर गुजरने की आपके अंदर इच्छा शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वही कर दिया है आज मध्य प्रदेश की रणजी टीम ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।
वक्त और नसीब भी न जाने क्या क्या दिन दिखाए, जो था कभी आईसीसी का एलीट अंपायर, उससे कपड़े और जूते बिकवाए। जी हां, वक्त कभी आपको अर्श से फर्श पर पहुंचा सकता है तो कभी फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही आईसीसी के एक ऐसे अंपायर हैं जिनको आप बहुत बखूबी जानते होंगे। अगर आपने बीते 20 सालों में कभी क्रिकेट को देखा होगा, 15 सालों में देखा होगा, तो आप फॉलो कर रहे होंगे तो आप इस चेहरे को बखूबी जानते होंगे। नाम है असद रऊफ। अब आप पहचान गए होंगे कि असद रऊफ वो अंपायर, पाकिस्तानी वो अंपायर जिनको आईसीसी की तरफ से बहुत सारे मैचेस में मौका दिया गया अंपायरिंग का। आईसीसी के एलीट अंपायर्स के पैनल में थे, यानी कि बहुत शानदार अंपायरिंग करते थे असद रऊफ। आज वक्त ऐसा आ गया है कि वो पाकिस्तान में एक दुकान खोलकर जूते बेचने को मजबूर हैं। यही वक्त और उनका नसीब है। साल 2000 से साल 2013 तक 170 मैचों में अंपायरिंग करने वाले असद रऊफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें क्रिकेट में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही है। वो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने स्टाफ के लिए दुकान चला रहे हैं। साल 2000 से साल 2013 तक रऊफ ने 49 टेस्ट मैच, 98 वनडे और 23 T20 मैचों में अंपायरिंग की है। वो आईसीसी अंपायरों के एलीट पैनल का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने क्रिकेट से दूरी बना ली है और अब वही असद रऊफ लाहौर के लांडा बाजार में एक दुकान चलाते हैं और उन्होंने 2013 से ही क्रिकेट देखना बंद कर दिया है। 66 साल के पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ ने एक समाचार चैनल से हाल ही में बातचीत की थी और उसी दौरान बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इन दिनों खेलों से जुड़े हुए हैं, इस पर रऊफ ने कहा कि नहीं, मैंने सारी उम्र जब खुद ही खिला दिया तो अब देखना किसको है। मैंने 2013 के बाद क्रिकेट से बिल्कुल नाता तोड़ लिया है, क्योंकि मैं जो काम छोड़ता हूं उसको छोड़ ही देता हूं। दरअसल आईपीएल 2013 के दौरान सट्टेबाजों से महंगे गिफ्ट लेने और मैच फिक्सिंग विवाद में शामिल होने के आरोप के बाद असद रऊफ को 2016 में बीसीसीआई की तरफ से 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। उन्हें अनुशासन समिति ने भ्रष्ट आचरण और खेल को बदनाम करने का दोषी पाया था। रऊफ ने आईपीएल मैच फिक्सिंग को लेकर लगे आरोप पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैंने बाद में आए इन मुद्दों के अलावा आईपीएल में अपना सर्वश्रेष्ठ समय बिताया है। उनसे मेरा तो कोई लेना देना था ही नहीं, वो उन यानी कि बीसीसीआई की तरफ से आए और उन्होंने ही निर्णय ले लिए। इतना ही नहीं, असद रऊफ मुंबई की एक मॉडल से यौन शोषण के आरोपों के लिए भी चर्चा में आए थे। मॉडल ने दावा किया था कि उनका पाकिस्तान के अंपायर के साथ संबंध था और यह भी कहा कि रऊफ ने उनसे शादी का वादा किया था। हालांकि रऊफ ने इस आरोप को झूठा बताया था और आज भी वो इसी पर अड़े हैं। तो ये है असद रऊफ की कहानी। वो अंपायर जो बड़े शानदार अंपायर थे, जिनको सब कोई जानता था, बड़ी शानदार अंपायरिंग करते थे। 170 मैच में आईसीसी की तरफ से अंपायरिंग करना आसान बात नहीं होती है, लेकिन आज वो कहां पर हैं आप सभी को पता है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वो अपने स्टाफ के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन कोई भी काम वैसे तो छोटा नहीं होता है, लेकिन कभी आप अंपायर रहे हैं और आपको मोटी सैलरी मिलती थी और फिर आप एक दुकान चलाएं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। चयनकर्ताओं को केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन तीनों से बात करनी पड़ेगी, बात करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आपके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। यह कहना है टीम इंडिया के पूर्व चयनकर्ता का, पूर्व सेलेक्टर का। दरअसल उनकी चिंता इन तीनों के कम स्ट्राइक रेट को लेकर है। जिस तरीके से टी20 फॉर्मेट में ये खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं और बीते जो ट्रेंड चले आ रहे हैं साल 2 साल के, उसको देखते हुए पूर्व चयनकर्ता बड़े परेशान है। वो कह रहे हैं कि भाई टी20 फॉर्मेट तो ऐसा एक फॉर्मेट है जिसमें बाकी सारी टीमें, आप देखिए, यंगस्टर्स को मौका दे रही हैं और मार धाड़ वाला एकदम फॉर्मेट चल रहा है, लेकिन आपके कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी भी 110, 120, 130 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। ये नहीं चलेगा टी20 में। अगर आपको विश्व कप जीतना है तो आपको स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए सेलेक्टर्स को बातचीत करनी चाहिए इन तीनों खिलाड़ियों से। जिस पूर्व सेलेक्टर ने यह कहा है उनका नाम है सबा करीम। सबा करीम का कहना है कि यही हाल रहा तो चयनकर्ताओं को बातचीत करनी पड़ेगी इन तीनों से, क्योंकि तीनों का स्ट्राइक रेट बड़ा कम है। टीम इंडिया ने 2007 के बाद से टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। ऊपरी क्रम में अभी ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ भी रेस में बने हुए हैं। केएल राहुल, रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज के रूप में होंगे, जबकि विराट कोहली नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। ये तीनों तय है, लेकिन तीनों का स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है जिससे हर कोई प्रभावित हो सके। दरअसल सबा करीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि चयनकर्ताओं के लिए मुश्किल फैसला होगा। इस समय मुझे भरोसा है कि तीनों, रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली, प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे।
उन्होंने आगे कहा कि रोहित, कोहली और राहुल को अपनी बल्लेबाजी की सोच बदलने का पर्याप्त अनुभव है और वो टी20 क्रिकेट में तेजी से रन बनाना जानते हैं। अगर ऐसी आलोचनाएं उनकी होती हैं तो उन्हें इसका हल निकालना पड़ेगा ताकि वो बेहतर तरीके से उभर कर आएं। अगर ऐसा नहीं होता तो टीम मैनेजमेंट या चयनकर्ताओं को व्यक्तिगत स्तर पर खिलाड़ियों से सख्त बातचीत करनी होगी, क्योंकि तीनों को कड़ी चुनौती मिल रही है। जिन खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं उनके पास अपनी बल्लेबाजी में बदलाव करने के पर्याप्त अनुभव है, इसलिए ये नेशनल टीम के लिए अच्छी बात है। अब ऐसे में आप बताइए, आप क्या सबा करीम की बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं? जो भी आपकी राय है कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खबर को देखने